हाँ, हमें ये बताना था कि आखिर ऐसा कैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट अगर मान लो कोई भी रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट जब हमने खाया, चाहे वो हमने कुछ भी खाया, मान लो कि हमने ये खाया, फैट खाया, तो फैट हाइड्रोलाइज तो होगा, हाइड्रोलाइज होगा कंफर्म किसमें? फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, कंफर्म होगा। और आपको पता है फिर ये फैट का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर जाएगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में एज अ सबस्ट्रेट। और इस पर्टिकुलर ग्लिसरोल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? इससे बनेगा पीजीएल या धाप। अरे पीजीएल धाप ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा एज ए इंटरमीडिएट। अब ऐसे कैसे अगर प्रोटीन टूटा है तो प्रोटीन डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड में टूटा होगा, और अगर बाय चांस की वो अमीनो एसिड एलेनिन है तो एलेनिन किसमें टूट जाता है? डीअमीनेशन होने के बाद एलेनिन टूट जाता है तुम्हारा पायरिविक एसिड में, और ये पायरिविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट ऑफ लिंक रिएक्शन एंटर कर जाएगा लिंक रिएक्शन में। अगर मान लिया बाई चांस ये सिस्टीन है, ये सेरीन है या ग्लाइसिन है, तो इसका ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन से बन जाता है पीजीए, और ये पीजीए इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, तो ये एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में एज ए इंटरमीडिएट। मान लिया जाए कि ये ग्लूटामिक एसिड था अमीनो एसिड, तो इसका भी ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट होता है, एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। तो जब सब कुछ फाइनली टूट के हवा पानी एनर्जी देना है तो फिर भाई प्रोटोप्लान का कंस्टिट्यूएंट कैसे मिलता है? तो अभी बहुत अच्छा जवाब आया स्वाति के द्वारा कि जो इंटरमीडिएट है ना, वो जब बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लगेंगे ना तो वो एनाबोलिज्म में चले जाएंगे। अच्छा एक मिनट, एक कार्बोहाइड्रेट का पहले हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बना वो गया हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, वो कौन है? ग्लूकोज मान लो। तो बहुत अच्छा जवाब क्या आया कि इंटरमीडिएट जो एंटर कर रहा था उसमें, अगर वो इंटरमीडिएट बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लग जाए किसी भी ग्लाइकोलाइज मतलब कि रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन पाथवे से, जैसे कि मान लो सेल को आज स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट के तौर पर फैट की रिक्वायरमेंट है, सेल को आज कोई स्ट्रक्चर ऐसा पार्ट बनाना है जिसमें फैट की रिक्वायरमेंट है, तो फैट तो तब बनेगा ना जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चाहिए। फैटी एसिड ग्लिसरॉल होगा सेल में तभी, लेकिन ये तो चला जाता है टूटने के लिए। तो अगर सेल को फैट बनाना है तो पता है फैटी एसिड कहां से मिलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम होगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल के अपना रिडक्शन करा लेगा। कल ऑक्सीडेशन कराया था फैटी एसिड का, तो बना था एसिटाइल कोएंजाइम, अपना रिडक्शन करा लेगा और रिडक्शन कराने से फैटी एसिड मिल जाएगा। अब इसी तरीके से इस रेस्पिरेटरी पाथवे तो 24 घंटे चल रहे हैं, जब सेल को जरूरत पड़ा क्या वो ग्लिसरॉल चाहिए, क्यों? क्योंकि फैटी एसिड जोड़ के फैट बनाएंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट सेल रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चल रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर पीजीएल या धाप वहां से निकल के अपना रिडक्शन करा लेगा, तो बन जाएगा ग्लिसरॉल। कल ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन हुआ था तो पीजीएल या धाप बना, आज ये रिडक्शन करा लेगा, बन जाएगा क्या? ग्लिसरॉल। और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल फिर आपस में केमिकली बॉन्डेड हो जाएंगे, फैट मिल गया। देखो सेल को स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के तौर पर फैट चाहिए था, मिल गया ना। मान लो कल को सेल को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अरे कार्बोहाइड्रेट तो और आसान है, कोई भी इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी इंटरमीडिएट 10 स्टेप का रिएक्शन अभी पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी इंटरमीडिएट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस शो करेगा और ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर कार्बोहाइड्रेट बना देगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो ग्लूकोज तो चाहिए चाहिए, तभी कार्बोहाइड्रेट बनेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी इंटरमीडिएट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस शो करेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज पॉलीमराइज होके कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डिमांड पूरा। कल को सेल को प्रोटीन चाहिए स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट के तौर पे, तब प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड। तो कल याद कीजिए हमने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को रेस्पिरेटरी पाथवे में घुसाया था, कैसे? उसको तोड़ ताड़ के, तो आज उसको जोड़ जाड़ के प्रोटीन बना लेंगे। अब मान लो कि सेल को ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें अमीनो एसिड एलेनिन होता है, तो एलेनिन किससे मिलता है? पायरिविक एसिड से, और पायरिविक एसिड इस ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब लिंक रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है।
तो वो पायरुविक एसिड इस रेस्पिरेटरी पाथवे से निकल के रिवर्स रिएक्शन शो करेगा और पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, अमीनेशन। कल अमीन ग्रुप निकल रहा था और अगर आज अमीन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो एलिनिन बन जाएगा। अब एलिनिन उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में काम आ जाएगा जिसमें एलिनिन एज अमीनो एसिड होगा। अब ऐसे कैसे, अगर कल सेल को ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें सिस्टीन, सेरीन या ग्लाइसिन कोई में कोई एक होता है, तो ये मिलता है पीजीए से। और पीजीए होता है इसका ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वहां से पीजीए निकलेगा, रिवर्स रिएक्शन शो करेगा और पीजीए का हो जाएगा आज क्या, रिडक्टिव अमीनेशन। कल सिस्टीन, सेरीन और ग्लाइसिन का हुआ था क्या, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, और आज होगा रिडक्टिव अमीनेशन। तो पीजीए से मिल जाएगा सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरीन, और इससे फिर जिस पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन चाहिए जिसमें ये अमीनो एसिड है वो मिल जाएगा हमको, सेल को मिल जाएगा। अब सेल को कल ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें ग्लिसरिक एसिड, ये जो ग्लूटामिक एसिड है एज अमीनो एसिड है, ये तो मिलेगा कैसे, ये तो टूटने चला जाता है। तो कोई बात नहीं, रेस्पिरेटरी पाथवे में क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट तोड़ता रहा होगा, टूट रहा होगा, तो वहां से वो बैकवर्ड रिएक्शन शो कर देगा एज पर नीड। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारेट का क्या हो जाएगा, रिडक्टिव अमीनेशन। कल इनका क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन, तो ये बना था। आज इनका क्या हो जाएगा, आज इनका हो जाएगा रिडक्टिव अमीनेशन, तो क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। अब ग्लूटामिक एसिड से वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना लेंगे जिसमें ग्लूटामिक एसिड एज अ प्रोटीन है, हो गया प्रोटीन का नीड सेल को। सब लगेगा, जहां जिसमें जो लगना है। आपके सिलेबस में सिंथेसिस का प्रोसेस कहीं नहीं है। इवन आप भी आगे लाइफ में बायोकेमिस्ट्री करेंगे, चाहे कोई भी कोर्स में जाइए बायोलॉजी में, तो आपको सिंथेसिस भी सभी का पढ़ना पड़ेगा। सिंथेसिस आप लोग ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, सेल रेस्पिरेशन, सिंथेसिस सभी का होता है, सभी का सिंथेटिक पाथवे होता है। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे सिंथेटिक फेज में घुस रहा है, सब रिवर्स हो करके, मतलब एनाबॉलिज्म में। इसीलिए बोले थे बेटर टू से कि सेल रेस्पिरेशन कैटाबोलिक, बेटर टू से कि सेल रेस्पिरेशन एम्फीपैथिक यानी कि एम्फीबोलिक। क्योंकि देखिए ना, इंटरमीडिएट जो ब्रेकडाउन में जा रहे थे वही इंटरमीडिएट निकल के चले गए कहा, सिंथेसिस में, एनाबॉलिज्म में। इसलिए बेटर है कि आप सेल रेस्पिरेशन को एम्फीपैथिक बोलिए, एम्फीबोलिक बोलिए, एम्फीबोलिक पाथवे। आई थिंक कि अब सभी को क्लियर हो गया होगा कि खाना खाते तो जरूर हैं, हवा पानी निकलता तो जरूर है, लेकिन जब सेल को जरूरत पड़ेगी तो वो कम हवा पानी निकालेगा और वो प्रोटोप्लाज्म बना लेगा। इसीलिए बच्चों इतना खाओ कि अंग भी लगे, एनर्जी भी मिले। ज्यादा खाओगे तो बीच का इंटरमीडिएट भी ज्यादा होगा और वो इंटरमीडिएट निकल के एनाबॉलिज्म भी करने चला जाएगा और आपको एनर्जी भी दे देगा। इसीलिए कम से कम कुछ करो न करो लाइफ में, खाना खा के तो एस्मो जरूर करो यार। कुछ करो ना करो, खाना तो जरूर खाओ यार। कुछ भी हो जाए खाना तो खाएंगे, कुछ भी हो जाए, मार पीट दंगा फसाद कुछ भी हो जाए खाना खाएंगे यार। बोले खाना खाने वाला नाटक मत करो यार, कि नहीं खाएंगे, नहीं ये खाएंगे, बाकी जो होगा वो तो करवे करेंगे। बाकी जो भी आपको रूठना मनाना सब कीजिए आप, ये नहीं छोड़िएगा। ये छोड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये और ये केवल निकलेगा, थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाएगा, फिर आपका अंग नहीं लगेगा, तो फिर आप वही देवदास बनिएगा। देख लीजिए आप तो ठीक है। इसलिए कुछ भी, कितने भी निगेटिव सिचुएशन आ जाए, खाना खाते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक बड़ा सवाल हम रखते हैं, जो आपने बचपन से सुना होगा, इतनी बचपन से सुना होगा, और इस फेज में कई सारे लोग इन बातों से परेशान भी होंगे। वो क्वेश्चन है मेरा, क्या सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं जिनको बोलूंगा जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप बर्गर खाते हैं, आप पिज्जा खाते हैं, चाउमीन, चाउमो, धामो, क्या क्या, डॉग, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, क्या क्या खा लेते हैं, पता नहीं आजकल तो बहुत सारा चीज आ गया है। ठीक है, तो पहले तो एक ही चीज होता था, दाल भात रोटी सब्जी। अब तो बहुत कुछ आ गया है। ठीक है,
तो ये सब चीज आप लोग तो खाते हैं, मतलब कि फास्ट फूड, मैं आप समझ रहे हैं कि मैं फास्ट फूड के बारे में कहना चाह रहा हूँ। ये फास्ट फूड सुनते भी होंगे, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यार बॉडी को नुकसान होता है, ओबेसिटी होता जा रहा है, फास्ट फूड छोड़ देंगे, लेकिन छूट रहा है नहीं। छोड़ देंगे कई दिनों से कह रहे हैं, लेकिन छूट रहा है नहीं। तो ये जो फैटी फूड है आपको ओबेसिटी काउज कराते हैं, अगर आप ये फास्ट फूड एक्सेस लेते हैं, मतलब फैटी फूड एक्सेस खाते हैं, तो ये ओबेसिटी काउज कराता है। तो पहला सवाल है कि ओबेसिटी कैसे काउज कराता है। हाँ, दूसरा सवाल है कि ओबेसिटी अवॉइड कैसे करेंगे। तो ये मत बोल दीजिएगा कि सर फैटी फूड नहीं खाएंगे तो ओबेसिटी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये अंग्रेजों का कंसेप्ट है कि फैटी फूड खाएंगे नहीं। हमारा तो कंसेप्ट है कि हम सब खाएंगे, सब खाएंगे, सब खाएंगे। हमने कहा ना अभी अभी खा, सब खाओ एकदम दो मच के, जितना खाना है वो मच के खाओ। तो फिर ओबेसिटी को अवॉइड कैसे करेंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि आप पिज्जा मत खाइए, बर्गर सब खाइए, जो मिलता है सब खाइए। तो फिर ओबेसिटी तो होगा यार, फिर ओबेसिटी को अवॉइड कैसे करें। तो बताइए कि किसी के मन में ये इसका आंसर चल रहा है तो एक एक करके बताइए, सटीक आंसर दीजिएगा, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल। अतीक, सबसे पहला मौका आपको दिया जा रहा है। नो सर। नो सर। हर्ष। यस सर। हाँ हर्ष बताइए। सर ये जो हम फैटी फूड खाते हैं तो उसमें एनर्जी कुछ ज्यादा ही होता है, और ओबेसिटी इसलिए होती है कि हम जो जितना कंज्यूम करते हैं कैलोरीज जो फूड के अंदर होता है, हम उसको यूटिलाइज करते नहीं है, उतना जो टूटता नहीं है, तो वो स्टोर एटीपी, हो जाता तो है, जिसके कारण एटीपी ओबेसिटी नहीं, होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, आपको क्या सभी बच्चे सुनेंगे। हम किसी भी लिविंग वर्ल्ड में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी का कभी स्टोरेज नहीं होता है। ये बात ठूस लीजिएगा भैया। एटीपी जब जरूरत होती है बनाई जाती है, यूटिलाइज होती है, टूट जाती है। एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में नहीं होता है। सर एटीपी का स्टोरेज नहीं बोल रहा था। हाँ तो जैसे हमने बहुत सारा फैटी फूड कंज्यूम किया तो उसका हमने उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक ब्रेक कर दिया, अच्छा और ठीक। उसके बाद जो हमें उससे एनर्जी चाहिए वो उस एनर्जी के लिए हम उसे रेफर नहीं किए, क्योंकि हमें उतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए था। वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो सर लिपिड बीच में आता है, पहले नहीं, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। मुझे तो चाहिए उतना एनर्जी, मुझे चाहिए। मैं अभी ऑफलाइन क्लासेस चलेगा तो मैं दिन भर में 5-6 क्लास पढ़ाने वाला आदमी, मुझे तो चाहिए उतना एनर्जी। आपको नहीं चाहिए कि आप घर पे बैठे रहते हैं, मुझे तो चाहिए। मतलब किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो वो तो डिपेंड करता है ना, एनर्जी है वो तो बॉडी की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है ना, मुझे तो चाहिए। यस सर। और तो अवॉइड अगर हम खाते हैं तो उसके बाद अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम उतना जितना सुनिए सुनिए कैलोरीज ले सुनिए रहे हैं उतना सुनिए, अगर वर्कआउट करें उतना एनर्जी अब आप आंसर देना बंद कीजिए। आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रॉन्ग में चले जाएंगे तो मेरा सटीक आंसर आप दिमाग में घुसा भी नहीं पाएंगे। अब आप माइक बंद कीजिए। इरहान कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ यही कि एनर्जी कंजप्शन बढ़ा ले अपना। अच्छा, मतलब कि दिन में 5-6 क्लास पढ़ाते रहे डेली, है ना। या हम्म। फिर कुछ काम नहीं है तो एक खंबा गाड़ के उस पर चढ़े और उतरे, है ना। तो सर फैटी फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग ना, तो तो आप ओबेसिटी फिर हो तो जाएगा आप तो अगर ये नहीं। बताए ना कि वो ओबेसिटी अवॉइड कैसे होगा। आप एक तरीका बता रही दिन भर काम करते रहिए। पहले तो ये बताया ना कि फैटी फूड काउज कैसे करता है ओबेसिटी। तो वही सर कि फैटी फूड अगर हम लोग एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो एम्फीबॉलिक मतलब वापस एनाबॉलिज्म करने लगेगा, जिसके अच्छा। वजह से सेल कॉन्स्टिट्यूएंट गिरते जाएगा और फैट स्टोर होने से ओबेसिटी हम्म। काउज हो जाएगा। लगभग लगभग सही जा रहा है आंसर, लगभग लगभग सही जा रहा है। ठीक है, आइए इसका लगभग लगभग सही आंसर है, उसी को अब हम और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लगभग सही आंसर है, बस उसी को थोड़ा हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने क्या खाया, ये लो गर्मा गर्म पिज्जा। ठीक है, पिज्जा बना रहा हूँ, पिज्जा, ये गर्मा गर्म पिज्जा। इसे एकदम, ये पनीर वनीर तो कटा हुआ रहता है, ये रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें टमाटर का स्लाइस कट रहा था, ये टमाटर। ठीक है, और उसके बाद देखना इसमें क्या रहता है, वो जो मैं धांसू चीज डाल रहा हूँ। कहीं के मुंह में तो पानी आ गया होगा भैया।
ठीक है, ऊपर से केवल चीज, केवल चीज। और इसमें क्या भाई साहब पता है, ये फैट। और आप मस्त पहले तो क्या करते हो, इसको चाकू से काटते हो इस तरीके से, स्लाइस कर और निकाल के खाते हो। मतलब क्या, ये पूरा फैट खा रहे हो। हाँ, नो डाउट कि उसके नीचे ये जो पावरोटी था, ये दिस इज कार्बोहाइड्रेट, नो डाउट। उसमें जो प्रोटीन था, दिस इज प्रोटीन, थोड़ा बहुत फैट भी है उसमें पनीर में, ठीक है, बस उसमें प्रोटीन भी है, ठीक है। नो डाउट आपने जो बर्गर खाया है, ऐसा पिज्जा खाया है, नो डाउट कि उसमें सिर्फ फैट खाया, ऐसा नहीं है, आपने तीनों ही खाया है, ठीक है। आपने खाया और आप अक्सर यही खाते हो। आपका तो, मुझे तो दाल चावल पसंद नहीं है, मैं तो यही खाता हूँ, मैं यही खाती हूँ, मैं यही यही खाते रहती हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर ओबेसिटी कैसे हो रहा है। जब ये कार्बोहाइड्रेट और जब ये प्रोटीन और जब ये फैट आपके सेल के अंदर पहुंचा, आपका सेल कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को प्रीफर किया, CO2 और वाटर बना के निकाला, एनर्जी मिला, आप मस्त। तो आपको लगा यार बड़ा मजा आता है यार, ये तो पिज्जा खाने में, जिंदा भी रह रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन दिन पहले इस टाइप के हुआ करते थे आप। ये देखो अतीक, ये देखो अतीक, ये अतीक पहले इस टाइप का हुआ करता था, ये देखो, ये अतीक था पहले। अब अतीक जब से पिज्जा खाना स्टार्ट किया, तो देखो अतीक कैसा हो गया, मुंडी का साइज भी बढ़ा, गर्दन का साइज भी बढ़ा, और ये रहा अतीक। ठीक है, और हाथ देखो इसका, ये देखो, ये देखो अतीक। तो देखो कितने चेंजेस आ गए। अब गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये जो फैट है ना, ये फैट, ये रहा अतीक। और अतीक पूरे मार्केट में हल्ला कर रहा है कि देखो मैं बॉडी बना ली हूँ, और मेरे जैसे लोग देख के उसको मुस्कुरा रहे हैं बस। वो बोल रहा है मैं बॉडी बना लिया हूँ, मैं बस मुस्कुरा रहा हूँ और कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। वो पूरी मार्केट में हल्ला कर दिया कि देखो मैंने बॉडी बना लिया है, मैं बस देख देख के मुस्कुरा रहा हूँ। ये गलत फहमी एक हद तक ठीक है भाई। तो ये अब मैं इसका पूरा कारण बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। आपने एक्सेस फैटी फूड खाया था, ऐसा थोड़ी है कि आपने घी पिया डेली, ऐसा थोड़ी है कि आप घी पीते हो क्या, घी भी खाते थे किसी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सोर्स में मिला के, है ना, ऐसा थोड़ी है कि डेली मैं 2-3 गिलास घी पी लेता हूँ और बस मेरा सब कुछ चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। आपके सेल ने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये लड़का जो अतीक है, इस लड़के को मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ लगभग। जब ये 12th 11th पास किया था, तब से ही मेरे कॉन्टेक्ट में, तब से मैं इसको सलाह दे रहा हूँ कि बाबू योगा किया करो। ये कहता है क्या सर, ये फर्जी फर्जी चीज है, सब चीज नहीं करते हम। तब से इसको बोल रहा हूँ योगा किया करो। क्यों भाई, देखो आप अगर नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो तो आपके अंदर इतना O2 है कि जैसे आप ये पिज्जा पिज्जा खाए, आपका सेल प्रीफर किया कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, उसके बाद O2 की अवेलेबिलिटी घट गई। लेकिन ये फैट जो आप खाए थे, ये फैट हाइड्रोलाइज तो जरूर हुआ था, क्योंकि डाइजेशन में एनर्जी थोड़ी लग रहा है वहां पे, सॉरी O2 थोड़ी यूज हो रहा है डाइजेशन में, डाइजेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ी हो, तो हाइड्रोलाइसिस है। तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा जरूर था, इवन प्रोटीन भी टूटा था अमीनो एसिड में। उसके बाद O2 तो खत्म हो गई, क्योंकि इसको मैंने बोला योगा किया करो, करता है, फैट खाता है पूरा दम के, पूरा दम। तो ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल बजाय कि अब आगे रेस्पिरेटरी पाथवे में जाए, क्यों क्यों नहीं जाएगा आगे, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आगे O2 की अवेलेबिलिटी घट गई है ईटीएस में, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। O2 नहीं है, लड़का योगा होगा नहीं करता, बस खाता है 2 मिनट। तो हुआ क्या, ये फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल बैकवर्ड रिएक्शन शो करने लग गए। ऐसा नहीं कि आपने जो फैट खाया यही फैट यहाँ डायरेक्ट डिपोजिट किया, नहीं नहीं, ये पहले टूटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, हाइड्रोलाइज हुआ, जिस दिन आपने खाया हाइड्रोलाइज हुआ, लेकिन फिर वो आगे ब्रेक नहीं हुआ, किसमें, CO2 और वाटर में। तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बैकवर्ड रिएक्शन शो करके फैट बनाए, और आपके जो स्टमक के ग्रेटर एंड लेसर ओमेटर में पहले उसमें जमना स्टार्ट हुआ, ये देखो उसमें जमना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा तूंद निकला तो टेंशन होने लगा। फिर वो जब भर गया तो फिर वही फैट अलग अलग जगह पर स्किन की जगह डिपोजिट होने लगा, तो उसके बाइसेप्स मसल के अंदर भी थोड़ा वो फैट जमने लगा। इसको गलतफहमी होने लगा कि हमारा बॉडी बन रहा है पिज्जा खाने से, अब गलतफहमी हो रहा है। इसका नेक में जाके, नेक के मसल्स में जाके डिपोजिट होने लगा। कुछ दिन के बाद नेक इतना डिपोजिट कर लगा फैट, नेकलेस हो जाएगा ये लड़का, गला दिखेगा ही नहीं। देखो कितना अच्छा गला यहाँ दिख रहा था, अब नेकलेस हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो फैट किससे बुरी तरीके से डिपोजिट करा, ब्लड वेसल्स में जम जाएगा, फिर आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा,
दुनिया भर का रोग है वह है भाई साहब। कुल मिला के जो इरहान ने जवाब दिया था बिल्कुल सही दिया था, बस उसी को मैंने क्या कहानी के फॉर्म में इलोबरेट कर दिया। क्या कि आप जब खाते हो तो ऐसा नहीं कि आप घी पी रहे हो 1 गिलास डेली, नहीं, आप तीनों ही चीज खाते हो, लेकिन उसमें सेल आपका प्रीफर कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि इसको बहुत कम O2 चाहिए। अब मेरा सवाल है, क्यों इसको बहुत कम O2 चाहिए और क्यों इसको बहुत ज्यादा O2 चाहिए? इसको बहुत ज्यादा O2 क्यों चाहिए? मैं आपसे जवाब लूं, इससे बेटर है कि मैं ही दे दूं जवाब, क्योंकि मुझे पता है कुछ उल्टा पुल्टा। हाँ वो ठीक है, रेड्यूस्ड है। चलिए मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट और फैट को मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलेगा, बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी ताजा ताजी आपको मैंने पढ़ाया है कि कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, सब केल्विन साइकिल में बनते हैं, सब। और केल्विन साइकिल में सेकेंड फेज होता है रिडक्शन फेज, और रिडक्शन फेज में जो होता है रेड्यूसिंग पावर। सुनते चलेगा कहानी में कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंथेसिस से सोचिए पहले। तो जब कार्बोहाइड्रेट बना था, याद कीजिए, आप एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH2 यूज करते थे, रेड्यूसिंग पावर 12 NADPH2 यूज करते थे। और जब ये 12 NADPH2 आप यूज करते थे तो एक ग्लूकोज बन जाता था। फिर जब वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था तो 12 NADH2 या FADH2, 12 रेड्यूसिंग पावर कह रहा हूं मैं डायरेक्ट। आप समझ रहे हैं कि रेस्पिरेशन में या तो NADH2 या तो FADH2, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर आपको पता है रिलीज होगा। रेस्पिरेशन में रिलीज हुआ, ये क्या हुआ, वहां पे 12 NADH2 यूज हुआ था, और ये तो क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब ये 12 NADPH मतलब 12 रेड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 वाटर चाहिए। सुनते चलेगा, मैं भाई बहुत बड़ा रहस्य निकालने जा रहा हूँ। 6 O2 चाहिए, सॉरी 6 O2 चाहिए। जब ये 12 रेड्यूसिंग पावर को 6 O2 ऑक्सीडाइज करेगा तो 12 मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ताजा तरीके से, 12 मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। चलिए इधर का हिसाब क्लियर है। जिस तरीके से मैंने आपको केल्विन साइकिल में ग्लूकोज का सिंथेसिस पढ़ाया है, जो आपके सिलेबस में है, फैट और प्रोटीन का सिंथेसिस आपको नहीं पढ़ाया गया, जो 11th लेवल में सिलेबस में नहीं है। तो ये NADPH2 जैसे कार्बोहाइड्रेट के एक ग्लूकोज बनने में 12 NADPH2 लगता है, फैट के एक फैट बनने में मात्र 60 NADPH2 लगता है, मात्र सोच रहे हैं, ये 60 NADPH2 फैट बनने में जो लगता है कार्बोहाइड्रेट के तुलना में कितना गुना है, मात्र 5 गुना ज्यादा है। कितना? मात्र। जिनको ये मात्र लग रहा है ना 5 गुना ज्यादा, तो जिस दिन आपको बोलेंगे 1 बोतल पानी पीजिए, और जिस दिन बोलेंगे कि 5 गुना ज्यादा 5 बोतल पानी पीजिए, तो आपको ये मात्र का सारा खेल समझ में आ जाएगा कि मात्र नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। तो 5 गुना ज्यादा रेड्यूसिंग पावर यूज हुआ बायोसिंथेसिस के दौरान, फैट के बायोसिंथेसिस के दौरान। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका ब्रेकडाउन हुआ होगा तो 60 रेड्यूसिंग पावर, चाहे वो NAD हो या फिर FAD, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे, ठीक है, तो वो रिलीज होगा 60 रेड्यूसिंग पावर। तो बताइए 60 रेड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ETS के दौरान कितने O2 यूज होंगे? तो अगर यहाँ 12 रेड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 CO2 यूज हुए थे, तो यहाँ 30 O2, सॉरी CO2 नहीं O2, 30 O2 यूज होंगे। और अगर 30 O2 यूज होंगे तो कितना वाटर रिलीज होगा? बोलिए 60 वाटर, मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होगा। इस बातों को मुट्ठी में पकड़ के रखिएगा, अभी इससे कुछ एक कंक्लूजन निकालना है मुझे, इसको मुट्ठी में पकड़ करके भाग नहीं जाए, ठीक है? चलिए अब पहले आपके उस सवाल का रियलाइजेशन आपको कराते हैं कि क्यों फैट ज्यादा O2 यूज करता है। शायद अब आप समझ चुके होंगे। तो इस सवाल का जवाब तो एक्चुअल में क्या है, वही कि फैट ज्यादा रिड्यूस्ड है। मैं आपको बता दूं एक बात, कि तो 60 NADPH2 लगता है ना, ये 5 गुना ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में है ही, ये 60 प्रोटीन से भी ज्यादा है, क्योंकि प्रोटीन में भी 60 नहीं लगता, प्रोटीन में 12 से अधिक और 60 से कम लगता है। मतलब सबसे ज्यादा रेड्यूस्ड कंपाउंड फैट है। तो अगर सबसे ज्यादा रेड्यूस्ड कंपाउंड फैट है तो वह अपने ऑक्सीडेशन पे सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग पावर को प्रोड्यूस करेगा, और सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे ज्यादा O2 कंज्यूम होगा। और सेल नहीं चाहता कि इतना O2 यूज करें तब जाके एनर्जी मिले, सेल तो इतना चाहता है कि जितना O2, और एक बात जान लो, जिस दिन आप अपने सेल को इतना O2 अवेलेबल करा दिए, हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल गया है, इसका आंसर निकल रहा है, रुक जाइए अभी आप। जिस दिन आप अपने सेल को इतना O2 अवेलेबल करा दिए,
आप मर्जी पड़े कुछ भी खाओ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस, कुछ भी खाओ आप, लेकिन आपका सब डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन वही लड़का को 3 साल से कह रहा है योगा करो, बोलता है टाइम नहीं है, पढ़ाई करना पड़ता है मुझे। तो फिर कोई बात नहीं है, आपके अंदर इस चीज की अवेलेबिलिटी की कमी है, मतलब O2 ज्यादा नहीं है। तो जितना O2 है, कितना 5 गुना कम O2 अगर आपके सेल में है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट सेल रेस्पिरेशन में जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका कंप्लीट, जितना एनर्जी मिलेगा उतना से काम चलाइए, और फिर ओबेसिटी होते रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप ओबेसिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप ओबेसिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। उस चीज को मुट्ठी में रखिएगा, जो इसको बोले उसको भी एक्सप्लेन करेंगे एक बार। हाँ, तो ओबेसिटी को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक अंग्रेजों वाला बताता हूँ, एक देसी वर्जन बताता हूँ। अंग्रेजों वाला तरीका है डाइटिंग, बकवास लगता है मुझे, और देसी वर्जन लिख रहा हूँ आपके सामने। ये है अपना देसी वर्जन, ये तीनों एक साथ करना है, यानी कि सर बोले सर ये बोले हैं, मैं ये तीनों एक साथ बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस टाइम खा रहे हैं उस टाइम सांस ले रहे हैं जोर जोर से, और खाते वक्त उछल उछल के खा रहे हैं क्योंकि सर बोले काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले अंग्रेजों वाला बकवास तरीका को डिस्कस कर रहे थे, मुझे बकवास लगता है, हो सकता है आपको अच्छा लगता हो, मुझे बकवास लगता है, पर्सनली मुझे बता रहा हूँ, बकवास लगता है। इसमें क्या है, इसमें एक कंसेप्ट है कि आप अपने बॉडी को, आप अपने सेल को जनरल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट देना बंद कर दो। क्या? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन देना बंद कर दो। बहुत ज्यादा हो तो केवल फ्रूट खाओ। तो आपने अपने सेल को जनरल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट देना बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। बहुत ज्यादा फ्रूट दे रहे हो, बहुत ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, क्या? तो इससे क्या होगा, फ्रूट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही मिल, किसी किसी फ्रूट में प्रोटीन भी है, लिपिड तो नहीं है, फ्रूट में लिपिड तो नहीं है, मोस्टली फ्रूट में लिपिड नहीं। तो आप क्या कर रहे हो भाई, फ्रूट खा रहे हो, या तो वीक में 3 दिन क्या रहते हो, भूखे रहते हो, और केवल क्या खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट वगैरह खा लेते हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट था ये टूटने लगेगा एनर्जी पर्पस के लिए, और आपके बॉडी में चलने लगेगा क्या, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक अभी मत बोलना, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और आप अपना डाइटिंग मेंटेन रखते हो। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो मेरा वेट इतना घट रहा है, अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिए तो आपको पता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के बाद प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन भी चल सकता है। प्रोटीन रेस्पिरेशन का प्रोटोप्लाज्म भी चल सकता है अगर आप ध्यान नहीं दिए कि कितना टूट रहा है, कितना ध्यान देना है डाइटिंग पे। और जिस दिन प्रोटोप्लाज्म रेस्पिरेशन चल गया ना, आपका लंका लगने लगेगा भाई साहब, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मुझे बकवास लगता है, मुझे बकवास लगता है। पहली बात तो आप ऐसा सिचुएशन आने क्यों दिए, ऐसा सिचुएशन आया है इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा अवॉइड करने के लिए। कुल मिला के ये अवॉइडेंस नहीं है, कुल मिला के ट्रीटमेंट है अगर बोला जाए तो। और मेरा जो देसी वर्जन है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिकॉशन है। मतलब इस तरीके से आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ये प्रिकॉशन है एक तरीके से। अब बताते हैं इसमें करना क्या है। खूब खाओ, मर्जी पर जो खाना है खाओ, खूब खाओ, हमने कहा ना जितना खाना है, बर्गर खाना है, मटन खाना है, जो खाना है जो खाना है सब खाओ, लेकिन खाना खाने के 4-5 घंटे बाद, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने में 4-5 घंटा लगेगा डाइजेशन, 4-5 घंटे बाद डीप ब्रीथ लिया करो। और जब तुम ये खाओ ज्यादा फैटी फूड, तब एटलीस्ट खाना खाने के बाद 4-5 घंटे बाद, ये नहीं कि खाना खाए तुरंत ले लिए, लेने से कोई फायदा नहीं है, वो O2 सेल यूटिलाइज कर लेगा और नहीं होगा तो फिर निकल जाएगा, क्योंकि 4-5 घंटे बाद उसका प्रोडक्ट हो जाएगा सेल रेस्पिरेशन में, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। तो खाना खाने के 4-5 घंटे बाद डीप ब्रीथ लिया करो, तो वो O2 आएगा, और वो O2 सबको तोड़ देगा, सबको तोड़ देगा, इसे टूटना है, सबको तोड़ देगा, और फिर उससे एनर्जी ह्यूज अमाउंट में रिलीज होगी। आपको पता है कि यहाँ पे एनएडीपी का रिडक्शन हुआ है तो एटीपी यहाँ पे भी रिलीज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है तो एटीपी यहाँ पे भी रिलीज हुआ है, एटीपी यहाँ पे भी रिलीज हुआ है। खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, खूब सारा काम करो, खूब सारा काम करो। अब आप बोलेंगे सर आप ये दूसरे को सलाह दे रहे हैं, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं लॉकडाउन है, आप खुद ही फैले जा रहे हैं। लॉकडाउन में फैला जा रहा हूँ, ये सच है, ये सच है। लेकिन जो बच्चे मुझे ऑफलाइन क्लास में देखते थे पढ़ाते हुए, आप याद करो मैं किस टाइप का था। और अभी लॉकडाउन में ये कि मानो कि मैं अब नॉर्मल में आ गई हूँ, लेकिन अब फैला जा रहा है, मैं गौर कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ऑनलाइन में बैठ के जिस तरीके से क्लास ले, उसमें फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है उतना ज्यादा नहीं है। ऑफलाइन में मैं लगभग 8 घंटे क्लास लेता था, क्या जी अति गलत बोल रहा हूँ?
यस सर। 8 घंटे से कम कुछ था क्या? कम से कम 4 क्लास, 3 से 4 क्लास हर रोज लेता था मैं, याद है ना? उसके बाद डाउट पे बैठता था, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। फिर उसके बाद कोई बच्चा गलती कर दिया, बदमाशी कर दिया, उसको डील करो, इतना माथा। इतने में मेरा बॉडी का सारा सब कुछ जल जाता था, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन। तो मैं इस तरीके का तो कभी बन ही नहीं सकता था। और तभी अतिक का भी यही हाल था, तभी अतिक का भी यही हाल था। बेचारा दिन भर क्लास करता रहता था, पढ़ता रहता। अभी घर में है, अभी घर में केवल पिज्जा, बर्गर, मोमो, धोमो, डॉग वॉग, बिल्ली बिल्ली क्या क्या खा रहा है, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, क्या क्या आ गया मार्केट में। और ये खा खा के जमा कर लिया। खाने से मना नहीं है, जो खाना है वो आपकी मर्जी है, जो खाओ। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है, आप ये नहीं कर रहे, प्रॉब्लम इसमें है। अगर आप ये करते रहेंगे ना, तो पता है आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा। और अगर आपको ये मिलेगा ना, तो आपको ये सिचुएशन कभी फेस ही नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे अवॉइड करेंगे? अरे बोलो। यस सर। चलिए चलिए आते हैं, इनको ब्रीफ करना जरूरी था, क्योंकि पता है बहुत कॉमन सवाल है, ये बहुत कॉमन सवाल है। और इसका सही रीजन आधे से अधिक बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे अवॉइड करें। 2 तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। एंड बेटर क्या है ये मेरे हिसाब से, और आई थिंक आप लोग ये बेटर इसी को मान रहे होंगे। नहीं मानते तो आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। चलिए, हाँ, अब मैं कहता कि इस चीज को मुट्ठी में बांध कर रखें। क्यों बताता हूँ, एक बात बताइए। अगर ऐसा है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन पावर बनता है फैट के ऑक्सीडेशन पर, मतलब कि फैट के ब्रेकडाउन पे, तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन और रेडिएशन पावर, तो सबसे ज्यादा वाटर रिलीज होगा कि नहीं होगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के तुलना में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होगा? यस और नो? यस सर। इकोलॉजी में एडेप्टेशन के बारे में आपको जब जानकारी दूंगा, वहां पे एक ऑर्गेनिज्म को लेके आऊंगा, कंगारू रेट। एमटी का पॉपुलर क्वेश्चन है, कंगारू रेट। पता है आपको एक बात, कि कंगारू रेट ना, अगर होल लाइफ ही पानी ना पिए ना, होल लाइफ ही पानी ना पिए ना, आराम से सर्वाइव करता है। याद कीजिए, जो लोग इकोलॉजी पढ़े उनको बताए थे, और ये बोले थे कि इसका रीजन मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, सेल्स नहीं देना अच्छा होता है। आज आप समझ चुके होंगे। पता है, ये बात आपको बता दूं कि जो कंगारू रेट होता है ना, उनकी जो बॉडी होती है, उसकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे बहुत सारा फैटी टिश्यू डिपोजिटेड होता है उसके अंदर, बहुत सारा फैटी टिश्यू डिपोजिटेड होता है उसके अंदर। और इतना सारा फैटी टिश्यू डिपोजिटेड होता है कि फैट ऑक्सीडाइज होता रहता है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली। तो वो फैट को क्या करता होगा? ऑक्सीडाइज करता होगा, मतलब करता रहता है, करता रहता है। इतना फैट ऑक्सीडाइज होता है कि 5 गुना ज्यादा वाटर मिलता है उसको अदर ऑर्गन की तुलना में। के लिए पानी पिएगा, नहीं पिएगा आराम से सर्वाइव करेगा। वाटर जिस एक्टिविटी के लिए चाहिए, हर एक्टिविटी के लिए उसको वाटर मिल जाएगा, केवल खाना खा लो। और वो डिजर्ट में इसलिए अडेप्टेड है, इसको कंगारू रेट कहते हैं, डिजर्ट एनिमल है। अब समझ में आएगा कंगारू रेट वाला सवाल क्यों पॉपुलर है पीएमटी में? क्या एडेप्टेशन उसमें कैसे है? याद कीजिए, एंजाइटी की लाइन इकोलॉजी में कि हाई मतलब कि मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है। और मेटाबॉलिक, अच्छा, इसमें और भी एक एडेप्टेशन है कि अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है। ये सब बात इकोलॉजी में बताएंगे। जो उसका एक कारण सेल रेस्पॉन्स से रिलेटेड है, वो क्या कि जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो मेटाबॉलिक वाटर रिलीज होता है, उस वाटर को वो यूज कर लेता है अपने अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। इस तरीके से वो अपना सर्वाइवल पॉसिबल कर लेता है, अगर उसको पानी कभी नहीं मिले तो भी। ये था कारण। बोलिए, समझ में आया? अरे बोलो भाई साहब। सारे बेसिक समाप्त हो चुके हैं, अब हम चैप्टर पर आते हैं। सारे बेसिक समाप्त हो चुके हैं, अब हम चैप्टर पे आते हैं। मैं आधा घंटा का समय लूंगा और ग्लाइकोलाइसिस समाप्त कर दूंगा। उससे पहले आप ये सारे कारणों को पढ़ लें, ढंग से अच्छे से पढ़ लें, और फिर ग्लाइकोलाइसिस समाप्त करके ही जाएंगे, ठीक है? तो इन सारे कारणों को आप नोट से अच्छे से पढ़े, फिर नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, और नया मीटिंग क्रिएट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सारा कुछ नोट्स में लिखा है। ग्लाइकोलाइसिस हेडिंग के पहले सब कुछ पढ़ जाइए। नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, जल्दी बोलेंगे ज्वाइन, तो ज्वाइन कर लेना है।